Previous class we had done that thing X-rays हमने अपना complete कर लिया था. Now we are moving on to the next topic now. Okay, now last topic जो हमारा है इस यूनिट का, that is our nucleus. ठीक है, और we can call it as a nuclear physics. न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है. अच्छा, डिम्पल एंड उमंग आप लोगों ने भी, आई होप आप लोगों को पता चल ही गया होगा, 12 सितंबर को है आपका नीट का एग्जाम. ठीक है ना. तो आज शाम को 5:30 से उसका 5:30 बजे से उसका स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नीट के लिए. 12 सितंबर को है. ठीक है, तो पीपल कैन डू दैट. ठीक है, उसके लिए रजिस्टर कर लेना आप लोगों ने. ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. देखो, एटम के बारे में पढ़ा, तो एटम के बारे में पढ़ा तो वहां से क्या चीज पता चली कि एटम जो है, एटम का स्ट्रक्चर हमें पता चला. बोहर ने, रदरफोर्ड ने हमें ये बताया. तो सबकी जो ध्यान है वो कहां आकर्षित हुआ? न्यूक्लियस के प्रति, कि न्यूक्लियस जो है वो क्या चीज है. ठीक है, सो एवरीबॉडी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द न्यूक्लियस. जब बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल आए, उसके बाद क्या हुआ? न्यूक्लियस जो है, अभी तक कितनी इंफॉर्मेशन थी कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज क्वाइट ट्रू. ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या पता है कि न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, इट इज अ एक्सट्रीमली डेंस रीजन. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन टू अस. ठीक है, और उसकी बहुत हाई डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की. ठीक है, वो अभी निकालेंगे हम यहाँ पे. तो फिर न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं. सबसे पहला है हमारे पास प्रोटॉन, है ना. प्रोटॉन्स पता है आपको कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 into 10⁻⁻27 kilograms, and the charge of a proton is पॉजिटिव 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि प्लस ई. ठीक है, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में. ठीक है, और न्यूट्रॉन इज द अनचार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल है. तो वो भी ये उसने पता लगाया कि भाई दैट कम्स फ्रॉम न्यूट्रॉन आल्सो कम्स फ्रॉम द एटम. एटम का एक पार्ट होता है. तो चैडविक ने ये खोज की थी. तो वो न्यूट्रॉन जो है, उसका मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हाउ मच? थोड़ा सा इससे हैवी होता है प्रोटॉन से, 1.675 या 1.6749. ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना होता है. एंड द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0. ठीक है, दिस ऑल थिंग्स केम आउट. अच्छा, फिर उसी दौरान जो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इन सब की भी खोज हुई. ठीक है, तो थोड़ा सा हमें जानना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर दोज स्पीशीज व्हिच हैव गॉट द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, तो लिख लीजिए, आइसोटोप्स लिख लीजिए, हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वो आइसोटोप्स होते हैं. ठीक है, दूसरे फिर होते हैं आइसोबार्स. आइसोबार्स क्या लिख लीजिए, हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो आइसोबार्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद आइसोटोन्स.
आइसोटोन्स जो होते हैं दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे स्पीशीज अगर हमारे पास हो जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, दे आर कॉल्ड एज द आइसोटोन्स। ठीक है, तो जब इन सब की खोज हुई वहां से हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चला। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चला, आइसोटोप्स, ऐसे एटम्स पता चले, ऐसे एलिमेंट्स पता चले जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों है, उसके पीछे जब साइंटिस्ट गए तो वहां से न्यूट्रॉन्स के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, फिर आइसोबार्स जिनका मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो वहां से भी हमारे को वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस की वजह से ही हमारे पास आइसोटोप्स और आइसोबार्स नाम की चीजें पैदा होती है। ठीक है, तो खैर ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब जो है न्यूक्लियस जो है हमारे पास, ठीक है, अच्छा न्यूक्लियस का इतना हल्का होता है, उसके मास को मेजर करने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड एज द AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो लिखिए एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, वैसे तो आपको पता है ना मास को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, केजी, ग्राम, ठीक है, किलोग्राम्स या ग्राम्स में मास मेजर होता है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट विच इज यूज्ड हियर। ठीक है, इसको हम AMU से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्मॉल u से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल इसका स्मॉल u है, जैसे केजी, किलोग्राम्स का सिंबल होता है केजी, ग्राम्स का सिंबल होता है g, तो वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल होता है u। ठीक है, लिखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as 1/12 of the mass of neutral carbon atom. It is defined as 1/12 of the mass of neutral carbon atom in its lowest energy state. It is defined as 1/12 of the mass of neutral carbon atom in its lowest energy state. 1/12 of the mass of neutral carbon atom in its lowest energy state। मतलब एक तो कार्बन एटम होना चाहिए और कार्बन एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, सबसे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आपको पता है कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, तब उस कार्बन एटम का 1/12 जो मास होगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। ठीक है, अच्छा जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है 1.66054। दिस इज 1.66054 into 10 to the power of -27 किलोग्राम। ये कितना आता है 1.66054 into 10 to the power of -27 किलोग्राम, मतलब इससे भी कम और इससे भी कम, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। ठीक है, तो अच्छा अब देखो उसके बाद न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकाला जाता है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो राइट डाउन न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स डेंसिटी, radius of nucleus and its density। देखो कैपिटल A से हम रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर, या फिर इसको कह सकते हैं मास नंबर इज व्हाट, कैपिटल A इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
और यू कैन कॉल देम एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन्स और जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे उतना बड़ा वो न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसके अंदर। अच्छा, न्यूक्लियस का साइज स्फेरिकल है, तो यहां से स्फेरिकल साइज है तो हम ये कह सकते हैं इसका जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए। कैपिटल ए इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे कुछ भी कांस्टेंट ले लो, मान लो k है, k इंटू ए। ए इज द मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो यहां से रेडियस निकालो तो आर क्यूब विल बी 3k/4 पाई ए। फिर क्यूब रूट करो तो आर विल बी क्यूब रूट ऑफ 3k/4 pi as well as cube root of a। अब 3k/4 pi का जो क्यूब रूट है उसको कैलकुलेट करते हैं जब हम, तो वो हमारे पास एक स्पेसिफिक आता है, स्पेसिफिक नंबर आता है। कितना आता है? that comes out as 1.1 into 10 to the power of minus 15 like this। इसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कांस्टेंट आया है इसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1.1 या फिर 1.12 भी कई बुक्स में दिया होता है, 1.12 1.1 into 10 to minus 15। तो यहां से पता चला कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज in the range of 10 raised to the power of minus 15। 10 raised to the power of minus 15 is very small। ठीक है, फर्मी में, फेम्टोमीटर कह लो या फर्मी कह लो की बात, so it is extremely small, उतना छोटा होता है। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर। Find out the radius of the nucleus of copper। तो जो कॉपर है आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर 29, उसका जो मास नंबर होता है दैट इज 63.5। तो हमें मास नंबर की जरूरत होती है, तो A कितना है? A है 63.5। तो रेडियस कितना होगा उसके न्यूक्लियस का, कॉपर के न्यूक्लियस का? दैट विल बी दिस 1.1 into 10 to the power of minus 15 into 63.5 का क्यूब रूट। ठीक है, 63.5 you can approximate it as 64, क्योंकि 64 is actually 4 का क्यूब। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं यहाँ पे, 64 मान लो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा 4.4 फर्मी। This is the radius, very small, extremely small। This is the radius of what? Radius of the copper nucleus। जो कॉपर का जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो वो भी बात कर लेते हैं जरा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास क्या है? कोई भी न्यूक्लियस है उसका मास यही होता है जो एटॉमिक मास नंबर है A। ठीक है, दिस इज द मास। ठीक है, हाँ, एक बात और है, अगर हमने केजी में कन्वर्ट करना है तो कैपिटल A तो हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और हर एक प्रोटॉन या हर एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो हम क्या लेते हैं, जो अभी मैंने आपको यहां कराया था, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, वो ले लीजिए आप। ठीक है, या एग्जैक्ट भी निकालना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता होने चाहिए, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास निकाल दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास निकाल दिया, एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। फिलहाल 1.66 into 10 to the power of minus 27 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और रेडियस है ये 1.1 into 10 to the power of minus 15, इसका होल क्यूब करेंगे और
आर का क्यूब और आर नॉट है, और ये ए आ जाएगा, यहाँ ए की पावर 1/3 है तो ये ए आ जाएगा। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया। तो इससे क्या पता चला, इससे सबसे पहली चीज पता चली कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, डेंसिटी इज कांस्टेंट एक्चुअली। इट हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होगी, बहुत हाई होगी। कितनी होगी अभी देखो आप, यहाँ पे बहुत हाई वैल्यू आएगी, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है 10⁻⁻15 आ रहा है, तो -45 हो जाएगा, -45 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/4 पाई इंटू 1.66 अपॉन 1.1 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻27 प्लस 45, तो 10⁻18 के करीब आ रहा है। ठीक है, सो इट इज क्वाइट हाई, तो डेंसिटी इज इन दिस रेंज। ठीक है, एक नोट डालो यहां पे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, और जो ये अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इन द रेंज ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यहां पे वैसे 18 आ रहा है, फिर एक जीरो यहां ले आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो 10⁻17 में आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई। तो ये याद रखना है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज हाई एंड ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होगी, सिंपल। अच्छा, अब जो है ये डेंसिटी की बात होगी। नाउ कम्स द फोर्सेस। अब सब लोगों का फिर ध्यान दिया कि भाई जो न्यूक्लियस है कितना छोटा है, उसके अंदर किस टाइप के फोर्सेस हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स जो हैं, जो कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो हैं, जो उसके अंदर हैं, इतने सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, तो वो सब के सब जो हैं वो एक साथ कैसे हैं, कोई ना कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उनके बीच में। तो नेक्स्ट देखिए, फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। तो मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं यहां न्यूक्लियस, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, मान लो कार्बन न्यूक्लियस बनाते हैं, उसमें 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन है। किस टाइप का इंटरेक्शन, अब देखो मास है, प्रोटॉन प्रोटॉन का मास है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मास हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ही ना भाई, अगर मास ना हो तब नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ही। तो प्रोटॉन्स के बीच में कोई भी 2 प्रोटॉन्स ले लिया हमने, ये एक प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स पक्का होगा मास होने की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब चार्ज है इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। ये दो तो गारंटी है। तो इनिशियली जब साइंटिस्ट लोगों का ध्यान गया फोर्सेस के बारे में, तो उस समय सिर्फ ये 2 फोर्सेस पता थे, ये 2 तो पता है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा अगर हम वो जानना चाहें, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 into Q2 upon R², ये होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, K की वैल्यू 9 into 10⁻⁹, Q1 जो है वो E है ना, E कितना होता है 1.6 into 10⁻⁻19, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, दोनों प्रोटॉन्स के ऊपर, तो E into E² हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁹ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, लेट अस सपोज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, उसका फॉर्मूला होता है G इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R²। तो G होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन भी हमें पता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया होल स्क्वायर कर लो क्योंकि 2 बार आ रहा है, डिवाइडेड बाय R²। इन दोनों को डिवाइड अगर किया जाए
तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका रेशियो वो इंडिपेंडेंट होगा इन दोनों के डिस्टेंसेस कितने हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना उसके इंडिपेंडेंट होगा। वो क्या आएगा, वो बेसिकली आएगा k q1 q2 अपॉन जी एम, है ना, वो ऐसे करके आएगा k q1 q2 को लिख सकते हैं k e स्क्वायर अपॉन g एंड मास ऑफ प्रोटॉन होल स्क्वायर। और ये सब चीजें कांस्टेंट है। जब इसको कैलकुलेट किया जाता है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत हाई वैल्यू आती है 10 टू द पावर ऑफ 38 की रेंज में वैल्यू आती है। 10 टू द पावर ऑफ 38 या 10 टू द पावर ऑफ मतलब 10 टू द पावर ऑफ 38 नहीं सॉरी 36, 10 टू द पावर ऑफ 36 की रेंज में वैल्यू आती है, 10 टू द पावर ऑफ 36। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज 10 to the power of 36 times the gravitational force of attraction। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है कि अगर इतना बड़ा रिपल्सिव फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नेग्लिजिबल है, तो फिर ये प्रोटॉन इतने पास पास क्यों है यहां, क्योंकि साइज ऑफ न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है। ये प्रोटॉन तो दूर चले जाने चाहिए थे, तो ये न्यूक्लियस स्टेबल कहां से हो गया, मतलब स्टेबल मतलब इतने सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इकट्ठे इतने छोटी जगह पर कैसे इकट्ठे हो गए, समझ लो बात को। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट केम इन फ्रंट ऑफ द साइंटिस्ट कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इकट्ठे रहें। ठीक है, क्योंकि कई न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 92 एंड 238 स्टेबल न्यूक्लियस है, 92 प्रोटॉन्स हैं और 146 जो है न्यूट्रॉन्स है। इसमें इतने ज्यादा वो एक ही छोटे से रीजन में, और साइज तो कम ही होगा ऑफ कोर्स, फरवरी में ही होगा, अगर -15 में ना भी हुआ तो -14 में हो जाएगा, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा साइज। ठीक है, तो इतना छोटा जगह में इतना सारा पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स कैसे आ जाते हैं, तब एक नया फोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया साइंटिस्टों के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के फोर्सेस जो हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते ही हैं, बट यहां पर एक नया फोर्स आता है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और उस न्यूक्लियर फोर्स के बलबूते पे हम यहां पर ये बताते हैं कि कैसे ये प्रोटॉन्स रिपल्शन, हाई रिपल्शन के बावजूद इतने छोटे रीजन पे रह जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे रह जाते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और वो क्या होता है, वो वैसे तो उसका एक कंपोनेंट रिपल्सिव भी हो सकता है, बट वो मेनली अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6 में, न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर फोर्स लिखिए, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में लिखिए, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड इट एग्जिस्ट्स between nucleons. And it exists between nucleons. It is the strongest force and it exists between nucleons. ठीक है, नंबर फर्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, कुछ चीजें याद करने की है यहां पे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, पहले तो हम ऐसा करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका रेशियो याद कर लेते हैं। सबसे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अगर वो 1 यूनिट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 टू द पावर ऑफ 36 टाइम्स है, और न्यूक्लियर फोर्स उससे भी 100 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है, 100 to 1000 टाइम्स, कई बार 10 टू द पावर ऑफ 39 भी आ जाता है रेशियो। ठीक है, 100 to 1000 टाइम्स बड़ा होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये रेशियो आपको याद होना चाहिए, न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट लिखिए इसके बारे में, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स।
It is a short range force and it is appreciable only if the distances between the particles is very small. Only if the distances between the particles is very small. Okay. That is in the range of 10 to the power of minus 15. बहुत छोटा हो, distance between the particles is very small, that is in the range of 10 to the power of minus 15. इस रेंज में हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटॉन के बीच में होगा या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होगा, ऐसा नहीं है, सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में होता है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज और मास के इंडिपेंडेंट है वो न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो लिखिए न्यूक्लियर फोर्स, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, and it is independent of charge and mass, but it depends on the nuclear spin. अच्छा, न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है? जैसे आपको पता है ना, वो जब हम न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनके जब हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो हम स्पिन क्वांटम नंबर की भी बात करते हैं। इफ यू रिमेंबर, क्वांटम थ्योरी में स्पिन क्वांटम नंबर की भी बात हुई है, ठीक है। वो एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स जब न्यूक्लियस में लगाते हैं तो जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उनके भी क्वांटम नंबर्स निकल के आते हैं बेसिकली। जैसे n क्वांटम नंबर है ना, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। ऐसे स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो भी निकल के आता है। तो +½ और -½ का स्पिन जो है वो न्यूक्लियॉन्स के साथ भी होता है, एसोसिएटेड होता है। तो उस स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन चार्ज और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए तभी न्यूक्लियर फोर्स एप्रिशिएबल होगा। कितना कम होना चाहिए? 10⁻⁻15। इसीलिए डे टू डे लाइफ में न्यूक्लियर फोर्स हमें कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि वो इतने छोटे डिस्टेंसेस पे होता है। उतने छोटे डिस्टेंसेस केवल न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे। अब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत लार्ज है, 0। न्यूक्लियर फोर्स एकदम पेरिश हो जाता है लार्ज डिस्टेंसेस में। लेकिन यहां पर जो छोटे छोटे प्रोटॉन्स है एकदम पास है न्यूक्लियस के अंदर, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास आप लिखिए, न्यूक्लियर फोर्स इज एन एक्सचेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज एन एक्सचेंज फोर्स एज it appears due to the exchange of meson particles. As it appears due to the exchange of meson particles between the nucleons. अच्छा, मीजॉन पार्टिकल्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, π0 मीजॉन, पाई नेगेटिव एंड पाई पॉजिटिव मीजॉन। मीजॉन पार्टिकल्स आर सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स। न्यूक्लियस के अंदर से बहुत सारे पार्टिकल्स निकले हैं, लगभग 35 to 37 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर से खोजे गए हैं,
ठीक है, उसमें मीजॉन भी एक पार्टिकल्स है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है बहुत बड़ा, हमने यहाँ सोचा मान लो एक प्रोटॉन है एक प्रोटॉन है, तो इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल्स। ठीक है, अगर मान लो कोई न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन है तो उन दोनों न्यूट्रॉन्स के बीच में भी कंटीन्यूअस एक्सचेंज है पार्टिकल्स का है। अगर कोई न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उनके बीच में भी कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स है। और वो पार्टिकल्स मीजॉन पार्टिकल्स होते हैं, वो 3 टाइप के मीजॉन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब वो जो मीजॉन पार्टिकल्स का एक्सचेंज है उसकी वजह से ही ये प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में टाइटली अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 5, न्यूक्लियर फोर्स इज अ सैचुरेटेड फोर्स। पॉइंट्स में लिखवा देता हूं इस सब में ना। न्यूक्लियर फोर्स इज अ सैचुरेटेड फोर्स that is on a nucleon only the nearest nucleon will exert some force. On a nucleon only the nearest nucleon will exert some force. Rest of the nucleons will not exert any force on it. Rest of the nucleon will not exert any force on it. क्या है इसका कहने का मतलब क्या है? मान लो एक न्यूक्लियस है, उसमें कुछ न्यूट्रॉन्स हैं कुछ प्रोटॉन्स हैं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो मान लो ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के चारों तरफ इतने सारे और भी पार्टिकल्स हैं, तो सारे के सारे पार्टिकल्स इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाएंगे। जो सबसे नजदीकी होगा पार्टिकल वही इस पे लगाएगा। जैसे मान लो ये दो प्रोटॉन आपस में नजदीक है, सबसे क्लोजेस्ट है, तो ये आपस में न्यूक्लियर फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, जो जो आपस में नजदीक होंगे, जैसे मान लो ये दोनों आपस में नजदीक है तो ये दोनों आपस में लगाएंगे, अगर ये दोनों आपस में नजदीक है तो ये दोनों आपस में लगाएंगे, अगर ये दोनों न्यूट्रॉन्स आपस में नजदीक है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो यहां पे पेयरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियन के ऊपर बाकी सारे न्यूक्लियन भी इकट्ठे न्यूक्लियर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नियरेस्ट जो होता है वही लगाता है। और कई बार इस पेयरिंग में कोई न्यूक्लियन, कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अकेला भी छूट सकता है, सच्ची बात है। तो इसीलिए अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू उतने ही मास नंबर का अगर कोई इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाला हो। ठीक है, तो थोड़ा सा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में फर्क आ जाता है ऑड और इवन होने पर। ठीक है, तो इस टाइप का जो फोर्स जो होता है उसको सैचुरेटेड फोर्स बोलते हैं, और वो सैचुरेटेड फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स इज अ सैचुरेटेड फोर्स। ठीक है, तो बस ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, एक और लिख लो चलो। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। सेंटर टू सेंटर नहीं एक्सर्ट होगा। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स एंड it may be repulsive in nature. Repulsive may be, it may be repulsive as well. स्पिन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सेंट्रल फोर्स नहीं है एंड इट मे बी रिपल्सिव इन नेचर एज वेल। रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।